बच्चों, आज हम बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास की गद्यांश की व्याख्या करेंगे। जिस गद्यांश की व्याख्या की जाएगी वो इस प्रकार है। देखते देखते चंद्रमा पद्म मधु से रंगे हुए वृद्ध कलहंस की भांति आकाश गंगा के पुलिन से उदास भाव से पश्चिम जलधि के तट पर उतर गया। समस्त दिग्मंडल वृद्ध रकुमृग की रोमराजी के समान पांडुर हो उठा। हाथी के रक्त से रंजित सिंह के सटाभार की भांति किंवा लोहित वर्ण लाक्षरस के सूत्र के समान सूर्य किरणें आकाश रूपी वन भूमि से नक्षत्र रूपी फूलों को इस प्रकार झाड़ देने लगी मानो वे पद्मराग मणि की शलाकाओं से बनी हुई झाड़ू हो। अब हम इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत अवतरण में आई ये पंक्तियाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत बाण भट्ट की आत्मकथा से ली गई हैं। जब बाण मौखरी वंशीय छोटे राजकुल के अंतपुर से भट्टिनी का उद्धार करके चंडी मंदिर में पहुंचता है, तब तक रात्रि का अवसान होकर प्रभात का उदय होने लगता है। प्रस्तुत प्रकरण में उसी समय के प्रभात का काव्यात्मक भाषा में चित्रण किया गया है। तो इस गद्यांश में बच्चों हम देखेंगे कि यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो सुबह का प्रभात का सूर्योदय का जो वर्णन किया है वो बेहद खूबसूरत है और उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से गंगा के किनारे से सूर्य उदित होकर के आ रहा है और चंद्रमा ज्योतिहीन हो रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत उन्होंने चित्रण किया है। व्याख्या इस प्रकार है। जिस प्रकार वृद्ध राजहंस कमल पुष्प के रस से रंग कर उदास भाव से गंगा के किनारे से सागर की ओर उड़ जाता है, उसी प्रकार चंद्रमा भी ज्योतिहीन बनकर आकाश गंगा के किनारे से हटकर पश्चिम दिशा में नीलाकाश रूपी समुद्र में उतर गया। अब आप ये समझिए कि जिस तरह से मतलब यहाँ पर चंद्रमा किस प्रकार से अस्त हुआ है। चंद्रमा अस्त हो रहा है और सूर्य निकल रहा है। तो चंद्रमा अस्त कैसे हो रहा है? क्योंकि जब चंद्रमा अस्त होगा तो वो ज्योतिहीन हो जाएगा, उसकी ज्योति, उसका जो प्रकाश है वो कम हो जाएगा और वो पश्चिम दिशा में आसमान में खो जाता है। तो यहाँ पर नीला जो आकाश है उसको नीला समुद्र बताया गया है। और जिस तरह से एक वृद्ध यानी बूढ़ा राजहंस कमल के पुष्प के रस को पीता है, लेकिन वो उदास भाव से पीता है, वो उदास है, यानी चंद्रमा भी अब क्या कर रहा है, वो भी उदास हो गया। यानी अस्त होने का मतलब यहाँ पर उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उदासीनता बताई है, उदासीनता से संज्ञा दी है कि जिस प्रकार से गंगा के किनारे से वो सागर की ओर राजहंस उड़ जाता है, कमल का रस पिया उसने और वो उड़ गया, लेकिन उदास भाव से। अर्थात यहाँ चंद्रमा ने पूरे समय चांदनी बिखेरी और जब वो धीरे धीरे सागर की ओर उड़ने लगा, सागर की ओर यानी सागर क्या है यहाँ पर, नीले रंग का आसमान। तो ऐसे ही जब वो नीले आसमान रूपी समुद्र में उतर गया तो क्या हुआ, कहने का तात्पर्य कि प्रभात का आगमन होने लगा, जिससे कि चंद्रमा की ज्योति क्षीण हो गई, यानी
चंद्रमा की जो द्युति थी, जो कांति थी, चंद्रमा का जो प्रकाश था, वो कैसा हो गया, कम हो गया। और अंत में चंद्रमा धीरे धीरे पश्चिम दिशा की ओर चला गया। प्रातःकालीन प्रभा के कारण समस्त दिशाएं पीलापन लिए सफ़ेद रंग की हो गई थी। जिस समय प्रातःकाल होता है उस समय सारी दिशाएं पीले 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 हल्की रोशनी हो जाती है और धीरे धीरे वो रोशनी जो है सफ़ेद रंग में परिवर्तित होती है। तो ऐसा लगता है सफ़ेद रंग में परिवर्तित होना यानी प्रकाश फैल जाता है। तो वो पीलापन लिए हुए जो सफ़ेद रंग में परिवर्तित हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि मानो वृद्ध तथा सफ़ेद चित्तियों वाले हिरण की रोमावली हो। जिस प्रकार से रोमावली, हिरण की जो रोमावली है, उसकी जो रोएं हैं, उसके जो बाल हैं, और वो भी कैसे कि सफ़ेद चित्तियों वाले हिरण की तरह हों। उषा के आगमन के फलस्वरूप एवं अरुणोदय के कारण शनैः शनैः तारे आकाश में छिप रहे थे। जब प्रातःकाल होता है तब चंद्रमा भी छुपता है और उसके साथ साथ तारे भी छुप जाते हैं, क्योंकि सूर्य उदित होता है तो उसके प्रकाश से इनका प्रकाश क्षीण पड़ जाता है। कवि कह रहे हैं, यहाँ मैं इसलिए कवि बोल रही हूँ उनको क्योंकि इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह काव्यात्मक रूप में प्रकृति का चित्रण किया है। तो द्विवेदी जी कहते हैं कि तब ऐसा लग रहा था कि उषा काल का ये समय ऐसा हमें लग रहा था मानो सूर्य की किरण सिंह की जटाओं के, सिंह यानी शेर की जटाओं के हाथी के रक्त से सनी हुई हो। यानी जो शेर है उसकी जो बाल हैं वो हाथी के रक्त से भरे हुए हो, यानी लाल रंग से। और लाल रंग क्या है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है। और सिंह का रंग होता है पीलापन लिए हुए, तो सूर्य यहाँ पर सिंह का प्रतीक है कि जिस प्रकार से शेर का रंग पीलापन लिए हुए होता है, ऐसे ही यहाँ सूर्य भी पीले रंग से उदित हुआ है। लेकिन लाल रंग की उसकी जिस तरह से जटाएं शेर की चारों तरफ, अगर शेर शिकार करता है हाथी का, तो उसके जटाओं पर यानी उसके मुख पर और उसके चारों तरफ जो सिर पर बाल होते हैं वो रक्त से लाल हो जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर सूर्य की लालिमा जब फैलने लगी तो ऐसा प्रतीत हुआ कि वो जो लाल रंग है वो किस प्रकार है, जैसे कि सूर्य की जो किरणें हैं वो कैसी लग रही थी कि शेर ने हाथी का शिकार किया हो। और ऐसा लग रहा था कि जो हाथी के रक्त से सनी हुई जो उसकी जटाएं थी सिंह की, ऐसी लग रही थी कि जैसे लाल रंग के महावर के धागे के समान आकाश रूपी वन भूमि से तारे रूपी फलों को इस प्रकार छाड़ रही थी जैसे वे किरणें पद्मराग मणि की सींगों से बनी हुई झाड़ू हो। दो चीज़ें, एक तो उन्होंने यहाँ पर सूर्य को शेर की उपमा दे दी, उनकी जो जटाएं हैं जो चारों तरफ फैली हुई है शेर की, तो वो क्या है, चारों तरफ फैली हुई जटाएं सूर्य की किरणें हैं और वो लाल रंग की हैं, किरणें जो है लाल रंग की हैं। तो ऐसा लग रहा था कि लाल रंग की महावर के धागे के समान, मतलब धागा जिस प्रकार से पतला होता है वो लाल रंग का जो, यानी किरणें भी उतनी पतली हैं जो चारों तरफ फैली हुई हैं। ऐसा लग रहा था कि आकाश रूपी वन भूमि से, यानी आसमान रूपी जंगल से सारे तारे रूपी फलों को इस प्रकार झाड़ रही थी, तारे झड़ रहे थे। अर्थात यहाँ एक रूपक बांधने का प्रयास किया है कि आसमान तो क्या हो गया, पूरा जंगल हो गया, और जो तारे थे वो कैसे प्रतीत हो रहे थे, फलों के समान। तो ऐसा लग रहा था कि जब सूर्य उदित हो रहा था और चंद्रमा अस्त हो रहा था तो ऐसा लगा जैसे कि ये जो तारे हैं वो फल की भांति झड़ते जा रहे थे, अर्थात छुपते जा रहे थे, तेजी से छुपते जा रहे थे, क्योंकि सूर्य उदित हो रहा था।
और जैसे ही किरणें, ऐसा लग रहा था कि पद्मराग मणि की सीखों से बनी हुई झाड़ू, और झाड़ू जिस प्रकार से सीख की झाड़ू होती है, सीधी सीधी उसकी सीखें होती हैं, तो ऐसा लग रहा था कि सूर्य की जो किरणें हैं वो कैसी थी, पद्मराग से युक्त थी, और ऐसा लग रहा था मणियों की बनी हुई है, चमक थी, यानी जिस प्रकार से मणि चमकती है उसी प्रकार से वो किरणें भी चमक रही थी। और यहाँ पर द्विवेदी जी ने किरणों को सीखों की झाड़ू से तुलना की है, लेकिन वो झाड़ू कैसी है, किरणें किस प्रकार की हैं, वो उसकी जो किरणें फैली हुई है पद्मराग यानी पीले रंग की मणियों के समान वो दिखाई दे रही थी। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार झाड़ू से फूलों को तोड़ तोड़ कर नीचे गिरा दिया जाता है और वे वृक्ष से अदृश्य हो जाते हैं, फूल सारे झड़ जाते हैं, उसी प्रकार से सूर्योदय के समय उसकी जो किरणें हैं, किरणों के प्रसार के कारण आकाश के तारे भी विलीन होने लगे थे। विशेष में हम लिखेंगे कि रूपक और उपमा अलंकारों के माध्यम से लेखक ने अरुणोदय काल का चित्रोपम वर्णन किया है। उषाकालीन अरुणाभा के शनैः शनैः प्रसार से आकाश में नक्षत्रों की विलीनीकरण क्रिया का शब्द चित्र उतारने में लेखक की चित्रण क्षमता एवं शब्द सामर्थ्य का प्रत्यक्ष परिचय मिल जाता है। भाषा का चित्रगुण यहाँ मन को बांध लेता है। रंग बोध पर आधारित ऐन्द्रिय बिंब आकर्षक बन पड़ा है।